नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया में वाटर क्राइसिस से संबंधित। देखो, इंडियन एक्सप्रेस का 2-3 दिन पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था इंडिया की नई नेशनल वाटर पॉलिसी के ड्राफ्ट से संबंधित। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं ना, थोड़े एक्स्ट्रा हैं, मतलब कुछ कुछ तो मिल रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे क्रिप्टो करेंसी से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पे G20 की मीटिंग से संबंधित कोट आज का है। लास्ट में हम एक केस स्टडी से संबंधित भी कुछ डिस्कस करेंगे। कोट आज का आइंस्टाइन का है, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्न इन स्कूल। देखो, बिल्कुल ठीक बात है। आज के समय में आप हमारी बात कर लीजिए, स्कूल से पास आउट हुए तो हमें कितने साल हो चुके हैं, लेकिन आज के समय में हम कैसा बिहेव करते हैं, कितना पोलाइटली किसी से बात करते हैं, कितना ऑनेस्टी हम बरतते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उससे पता लगता है कि हमारी एजुकेशन कैसी है। तो ये जो कोट है हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स में भी और ऐसे में भी। आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में वाटर क्राइसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2019 में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इसमें कहा गया था नीति आयोग के द्वारा हमारे देश में 21 बड़ी सिटीज़ ऐसी हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जो देखो जल्द ही अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर लेंगी। मतलब इन सिटीज़ में जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इससे 100 मिलियन लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे। उनके लिए पीने का जो पानी है वो उपलब्ध नहीं होगा। वो बात देखो अलग है, सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा 2030 आते आते हमारे देश में जितनी वाटर की डिमांड होगी उससे हाफ ही सप्लाई उपलब्ध होगी। मान लीजिए पानी की डिमांड जो है वो 100 यूनिट है, तो पानी की सप्लाई सिर्फ 50 यूनिट अवेलेबल होगी। यानी बहुत बड़े वाटर क्राइसिस से हमारे देश का सामना होने वाला है। अगर जल्द ही सरकार ने कुछ ना किया तो इस वाटर क्राइसिस को कोई नहीं प्रिवेंट कर सकता। देखो, आज के समय में रूरल एरियाज में 80 से 90% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उपलब्ध होता है ग्राउंड वाटर सोर्सेज से, और एग्रीकल्चर के लिए 75% जो पानी है वो भी ग्राउंड वाटर सोर्सेज से ही उपलब्ध होता है। अर्बन एरियाज़ की बात करें, 50 से 60% जो वाटर की सप्लाईज हैं वो ग्राउंड वाटर से होती हैं, और बचा हुआ जो 40 से लेके 50% वाटर की सप्लाई है वो सरफेस वाटर रिसोर्सेज से होती हैं, जैसे रिवर वाटर। किस प्रकार से देखो हमारे देश के शहर वाटर क्राइसिस का सामना करेंगे, उसका एक सबसे ज़्यादा ज्वलंत एग्जाम्पल है चेन्नई। चेन्नई में देखो 2019 में कई महीनों तक जो हमारे घर में पाइप से सप्लाई से पानी आता है ना, कई महीनों तक चेन्नई में पाइप से पानी आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेन्नई ने वाटर क्राइसिस का सामना किया। और देखो बड़ी आयरनी ये है, 2015 में चेन्नई में बड़े लेवल पे फ्लड आई थी। तो ये कितने हैरानी वाली बात है। मतलब एक साल बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है, पानी की निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, और उसके 2-3 साल बाद इतना बड़ा सूखा आ जाता है शहर में, सरकार के पास लोगों को पीने का पानी देने के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने ठीक से वाटर को मैनेज नहीं किया, तभी तो इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा ना। देखो, राइटर यहाँ पे ना बहुत बड़ी बात बोलना चाहते हैं। राइटर बोलना चाहते हैं, वैसे तो देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि चेन्नई में 2019 में वाटर क्राइसिस इसलिए आया क्योंकि उससे पिछले साल मानसून थोड़ा ढीला रहा, कमज़ोर रहा, 50% से ज़्यादा कम बारिश हुई। राइटर कहते हैं ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हाँ 2019 से पिछले साल थोड़ा बारिश कम आई, लेकिन उससे बड़ा रीज़न ये है कि हमने ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से मैनेज नहीं किया है। ये भी एक बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारे देश के शहर वाटर क्राइसिस का सामना करने लगे हैं। स्पेसिफिकली राइटर चेन्नई का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, चेन्नई में जहाँ पे रिवर्स के फ्लड प्लेन्स थे, वहाँ पर तो देखो आपने अंधाधुंध इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया,
घर बना दिए बहुत सारे, इवन जो वेटलैंड्स थे उनका भी एंक्रोचमेंट हो गया। जब देखो ऐसी ऐसी जगहों पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया तो फिर जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा कैसे? और जब पानी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यानी फ्लड आ जाएगी तो पानी की निकासी होगी कैसे? वो पानी ग्राउंड में जाएगा कैसे जब आपने कंक्रीट का पूरा महाजाल शहरों में क्रिएट करके रख दिया है? इसके बाद राइटर बोलते हैं आपने जो ये फ्लड प्लेन्स हैं या फिर वेटलैंड्स हैं उनको तो एंक्रोच किया ही, इसके साथ साथ सिटीज़ में थोड़ा जो ग्रीन कवर था, पेड़ वगैरह थे, वो भी आपने काट दिए डेवलपमेंट के लिए। अब जब देखो ग्रीन कवर होता है ना, पेड़ होते हैं, तो वो ना पानी को अच्छे से रिटेन कर लेते हैं और मदद करते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी। लेकिन आपने ना सिर्फ चेन्नई में ग्रीन कवर को ख़त्म कर दिया, दूसरी सिटीज़ का भी एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मुंबई में 2019 में 2141 पेड़ों को काटा गया। आर्य कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ। मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ये पेड़ काटे गए थे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देकर राइटर ये साबित करना चाहते हैं, देखो जो वाटर की समस्या है ना वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की समस्या नहीं है, दूसरी मिनिस्ट्रीज की भी समस्या है। जैसे पेड़ों को काटना, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का काम है, और अंधाधुंध वेटलैंड्स को इंक्रोच करना, इस पर किसको ध्यान देना चाहिए? जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनको ध्यान देना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो मतलब अगर हमें वाटर क्राइसिस को एड्रेस करना है ना तो ये सारी मिनिस्ट्रीज को मिलकर काम करना होगा। अकेले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के काम करने से काम नहीं चलेगा। इवन यहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, नाम ले सकते हो। तो जब देखो ये सारी मिनिस्ट्रीज मिल के काम करेंगी ना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तब जाके इफेक्टिव लैंड एंड वाटर जोनिंग रेगुलेशन होगा, जिससे कि अर्बन वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, ग्राउंड वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, वेटलैंड और ग्रीन कवर को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, और जो वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग है वो ज़्यादा हो सकेगी, और ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो भी ज़्यादा हो सकेगा। इसके बाद देखो पंजाब का एग्जाम्पल दिया जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट कहती है अगर जिस प्रकार से अभी पंजाब में ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 25 सालों के अंदर अंदर पंजाब जो है वो डेजर्ट बन जाएगा। क्योंकि देखो अभी पंजाब में 138 में से 109 जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं ना वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आते हैं, जहां पे ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और हो भी रहा है। 1960s में ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन वहाँ पे 35% था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये बढ़ के 70% हो गया। क्योंकि देखो ये वो समय था जब विभिन्न सरकारों ने बिजली के बिल पर सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी, तो किसान जो थे वो ज़्यादा मोटर चलाने लगे, ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करने लगे, और कहीं ना कहीं देखो इसके लिए क्रॉप पैटर्न भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कायदे से पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ पर पैडी को उगाने का मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चूंकि सिंचाई के अच्छे साधन उपलब्ध थे, मतलब पंजाब जहाँ 5 नदियों का संगम होता है, बिजली भी इतनी सस्ती, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना भी सस्ता, तो यहाँ पर पैडी को उगाना स्टार्ट कर दिया। सरकार को समय रहते कदम उठाने चाहिए थे कि भैया दूसरी क्रॉप्स को भी एमएसपी, अच्छा खासा एमएसपी देते और उनको सरकार प्रोक्योर भी करती। तब तो देखो पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो पैडी को छोड़ के कुछ और उगाना स्टार्ट करते, लेकिन सरकार ने भी समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो ज़्यादा पैडी को उगाने से भी वहाँ का पानी जो है वो सलाइन भी हो गया है। मतलब इसके अलग भी नेगेटिव रिपरकशंस हैं। लास्ट में राइटर 2-3 सजेशन देते हैं जो देखो इतना ज़्यादा यूनिक तो नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं इनको। जैसे वेरियस जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, इनको मिलकर काम करना होगा, और डिसिप्लिनरी लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वेरियस डिसिप्लिन्स के बीच, जैसे हाइड्रोजियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, इन सब डिसिप्लिन्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और देखो ग्राउंड वाटर पे ध्यान देने के अलावा हमें सरफेस वाटर को भी कंजर्व करने की आवश्यकता है। वहाँ पर भी जहाँ पे हम एंक्रोचमेंट रोक सकते हैं, पोल्यूशन रोक सकते हैं, और
डैम बना के पानी का जो बहाव है वो रुक जाता है, पानी के जो नेचुरल फ्लो में रुकावट आती है, इन सब चीज़ों को हम कम से कम करें, तब जाके हम जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी कंजर्व कर सकेंगे। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम क्रिप्टो करेंसी का आज का आर्टिकल डिस्कस करें, 3-4 महीने पहले क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक अच्छा सा आर्टिकल आया था जिसमें राइटर बोल रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार बैन लगाने के बजाय रेगुलेट करे, क्योंकि रेगुलेट करने के ज़्यादा फायदे हैं। तो उस आर्टिकल को जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, क्रिप्टो करेंसी का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है बिटकॉइन। बिटकॉइन कब आया था? बिटकॉइन आया था 2008 में। उसके बाद तो अभी तक अनेकों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं। जब से ये कोविड-19 की महामारी आई है ना, जनवरी 2020, तब से लेके अभी तक यानी 1.5 साल हो गए। लास्ट 1.5 ईयर्स में क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है वो 500% बढ़ गई है। बट देखो, इंडियंस का इस क्रिप्टो मार्केट में शेयर बिल्कुल नाम मात्र का है, 0.2%। आखिरकार क्यों इंडियंस क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, इसका रीज़न ये है, 2018 में आरबीआई ने साफ साफ बोला था कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये लीगल टेंडर नहीं है। जैसे देखो, इंडियन करेंसी जो है रुपी, 100 रुपये का नोट है, 500 का रुपये का नोट है, उस पर तो लिखा होता है ना, गवर्नर के साइन होते हैं, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। तो जिसे भी आप वो 100 रुपये का या फिर 500 रुपये का नोट देते हो, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो इसे 100 रुपये या फिर 500 रुपये, जितने रुपये का भी नोट है, उतने रुपये का नोट समझकर आपको सामान दे। अगर वो इन करेंसीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो फिर उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लीगल टेंडर्स। तो हमारे देश में किसी भी पर्सन के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए। आरबीआई ने तो ये भी बोला था विभिन्न बैंकों को कि आप क्रिप्टो करेंसीज से दूर रहिए, और ऐसे सिग्नल भी दिए थे कि जल्द ही हम क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर सकते हैं। वैसे देखो, जब 2018 में आरबीआई ने ये सर्कुलर जारी किया था ना, जिसमें उन्होंने विभिन्न बैंकों को बोला था कि आप क्रिप्टो करेंसीज से डील मत कीजिए, तो ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को आदेश दिया था कि आप ने ये जो सर्कुलर जारी किया है, विभिन्न बैंकों को रोका है क्रिप्टो करेंसी से डील करने के लिए, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद सरकार ने कहा हम एक बिल लेके आएंगे पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए। उस बिल का नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इस बिल की सहायता से सरकार अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी बनाएगी और ये जो दूसरी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको बैन करेगी। बजट में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि सरकार अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी क्रिएट करेगी। अब आप एक बात बताइए, जब सरकार ने ये अनाउंस कर ही दिया है कि हम इस प्रकार का बिल लेके आएंगे, तो फिर कौन क्रिप्टो करेंसीज में इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहेगा? फंस जाएंगे ना वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके। अगर ये बिल आ गया, पास हो गया, तो एकदम से इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी, तो फिर तो वो बेच ही नहीं सकेंगे, फंस जाएंगे। इसीलिए तो कम इंडिया से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन आज के इस आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं कि देखो, क्रिप्टो करेंसीज के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। 2-3 एडवांटेजेस, जो मेन एडवांटेजेस हैं उनकी हम बात करें। सबसे पहले तो देखो, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। क्या मतलब है इस चीज़ का? एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए 10 लोग हैं, एक सेकेंड, ABCD ऐसे करके J तक 10 लोग हैं। अब 10 लोग आपस में कुछ व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं। मतलब एक B के अकाउंट में 100 रुपये ट्रांसफ़र करता है, B C के अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र करता है। इस प्रकार की उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब 2 तरीके हो सकते हैं इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए। एक तो देखो, सिंपल एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो इन 10 लोगों के बीच, उस रजिस्टर में ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी जाए। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे C ने J को पैसे दिए या फिर J ने E को पैसे दिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो इन 10 लोगों के बीच, सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो एक ही रजिस्टर में रजिस्टर होंगी। ये क्या है? ये है सेंट्रलाइज्ड लेजर। एक ही रजिस्टर में सब कुछ हो रहा है, मतलब सेंट्रलाइज्ड बही खाता है। अब
एक और भी तरीका है इन सभी ट्रांजैक्शंस को नोट करने का। क्या? ए का अपना एक रजिस्टर हो, बी का अलग अपने से बही खाता हो, सी का अपना अलग बही खाता, सभी 10 लोगों का अपना अपना रजिस्टर यानी बही खाता हो, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो 10 में से किन्हीं 2 लोगों के बीच वो जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री हो जाए सभी 10 के 10 खातों में जो एक एक पर्सन के पास है। तो ये है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, मतलब सबका अपना अपना बही खाता है और ट्रांजैक्शन किसी के बीच में भी हो लेकिन हर एक बही खाते में वो जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री होगी। तो मतलब समझ गए आप, सेंट्रलाइज्ड बही खाता और डिसेंट्रलाइज्ड बही खाता के बीच में। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हो या फिर निकलवाते हो, आपका बैंक है SBI। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, पहले SBI के पास जाती हैं, SBI उस ट्रांजैक्शन के बारे में RBI को इन्फॉर्म करता है। पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन है ना वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब आपके पीयर यानी साथी जो अकाउंट होल्डर्स हैं ना उनको कुछ नहीं पता लगता ट्रांजैक्शंस के बारे में। लेकिन यही बदलाव है क्रिप्टो करेंसी में, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का इस्तेमाल होता है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो अपडेट होती है हर एक यूजर के डेटा में। तो इससे देखो करप्शन और फ्रॉड की जो संभावना है वो कम हो जाती है, ट्रांजैक्शंस को जल्दी कैरी आउट किया जा सकता है और ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी कम आती है। जैसे देखो आप कोई चीज़ परचेज करते हो अमेजोन से या फिर सिंपल रिचार्ज करते हो तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। जैसे देखो आपने नाम सुना होगा इंस्टामोजो, पेयूमनी, रेजर पे, CC एवेन्यू, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ये पेमेंट गेटवे हैं। ये आमतौर पर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए अपना 2% कमीशन ले लेते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी अगर क्रिप्टो करेंसीज की सहायता से ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो राइटर बताते हैं मेनली ये एडवांटेजेस हैं क्रिप्टो करेंसीज के, लेकिन सरकार इन चीज़ों को समझ नहीं रही है। सरकार की एक टेंडेंसी होती है, मतलब राइटर कहते हैं आज़ादी के बाद से ही हमारी सरकारों की ना एक टेंडेंसी ये होती है कि आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसको बैन कर दो। उसी थीम पर काम करते हुए सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का निर्णय लिया है, जो कि गलत है। गलत कैसे है? देखो चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, सभी नई नई टेक्नोलॉजी में ना इंडिया लेट कमर होता है। मतलब टेक्नोलॉजीज जब पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं उसके बाद इंडिया एंट्री करता है। इंडिया समय रहते एक्शन नहीं लेता। तो राइटर का ये कहना है क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है ना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, और अगर आप बैन कर दोगे तो कई सालों के बाद आपको एहसास होगा कि हम तो छूट गए, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी थी वो तो बहुत अच्छी थी। फिर इंडिया रिसर्च स्टार्ट करेगा, तब तक देखो दूसरे देश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होंगे। तो जैसी गलती इंडिया ने कंप्यूटर और सेमीकंडक्टर जब आए थे तब की थी, तब इंडिया ने समय रहते रिसर्च नहीं स्टार्ट की थी, वो गलती इंडिया अब ना रिपीट करे। अगर क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन किया जाता है तो इससे काफ़ी नुकसान होंगे। जैसे देखो सबसे बड़ा नुकसान होगा ब्रेन ड्रेन। हमारे देश में बहुत से बिजनेस और बहुत से एक्सपर्ट्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं वो इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में चले जाएंगे जहां पे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाता है बजाय बैन करने के। जैसे देखो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इस्टोनिया, USA, ये वो देश हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाता है। तो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स के लिए ये देश ज़्यादा अनुकूल होंगे। हमारे देश से भी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स चले जाएंगे इन देशों में काम करने के लिए। तो बेस्ट जो माइंड्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित वो अगर हमारे देश से चले जाएंगे तो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ जाएंगे। राइटर कहते हैं जबकि देखो ब्लॉकचेन इनोवेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे गवर्नेंस में, डेटा इकोनॉमी में, एनर्जी में, लेकिन ये सब रुक जाएगा अगर पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद राइटर कहते हैं देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने अपने एक ड्राफ्ट में कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था, ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन 2021। तो इस ड्राफ्ट में इनके द्वारा बोला गया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, काफ़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है और इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन देखो क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना तो फिर इस ड्राफ्ट के अगेंस्ट हो जाता है ना। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो फिर आप क्रिप्टो करेंसीज को बैन क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से संबंधित है
कि इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाएगा अगर क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाता है। नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव एफर्ट। देखो, जब आप कोई चीज़ बैन करते हो ना, जैसे गैम्बलिंग बैन है, तो उसकी एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है, इलीगल मार्केट क्रिएट हो जाती है, तो सरकार को इससे डबल नुकसान होता है। जैसे गैम्बलिंग वैसे बैन है, जैसे बैटिंग है क्रिकेट में, वो बैन है, लेकिन फिर भी लोग बैटिंग करते हैं चोरी छुपे, तो सरकार को इससे रेवेन्यू लॉस भी होता है और इलीगल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जब किस चीज़ को रेगुलेट सरकार नहीं करती ना, तो फिर चोरी छुपे वो चीज़ चलती तो है, सरकार को रेवेन्यू लॉस भी होता है, और जब चोरी छिपे कोई चीज़ चलती है तो उसमें गलत काम भी काफ़ी होते हैं, मतलब एक पर्सन दूसरे को एक्सप्लॉइट कर लेता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बजाय इसके कि जब आप क्रिप्टो करेंसीज को बैन करोगे तब भी इलीगल मार्केट तो चलती रहेगी, इससे अच्छा आप रेगुलेट कर लो ना पूरी तरह से बैन करने के। इसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात की जाती है, करना क्या चाहिए सरकार को। राइटर कहते हैं कि रेगुलेशन मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है बजाय बैन के, और रेगुलेशन भी देखो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए कि आपका एक विजन हो और उस विजन पे आप काम कर रहे हो, मतलब रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हो वो हो रेगुलेशन से। नेक्स्ट है नीड फॉर ए क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो करेंसी डेफिनेशन। क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन पहले तो क्लैरिफाई होनी चाहिए। जैसे देखो, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाते हो, आरबीआई की वेबसाइट पे करेंसी क्या है, लीगल टेंडर क्या है, इन सभी वर्ड्स के मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो उसी प्रकार से सबसे पहले तो आप क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करो और ये बताओ कि कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको डर लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज का मिसयूज़ हो सकता है तो आप केवाईसी नॉर्म्स जो हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। केवाईसी नॉर्म मतलब नो योर कस्टमर नॉर्म्स। जैसे बैंक आपसे आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है, कई बार ये किस लिए होते हैं, केवाईसी नॉर्म्स के लिए, कि बैंक अपने कस्टमर को जानता है कि कस्टमर कौन है, कहीं किसी के नाम पर कोई और तो बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से केवाईसी नॉर्म्स आप और ज़्यादा मजबूत कर दीजिए क्रिप्टो करेंसीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे से क्रिप्टो करेंसीज की रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, समय समय पर इंस्पेक्शंस और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को ऑडिट करें। इन्वेस्टर्स को अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का प्रोविज़न होना चाहिए। इवन डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए। इन सब से क्या होगा, इन सब से देखो एक तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट होंगे और ट्रांसपेरेंसी पे जो कुछ लोग संदेह जाहिर करते हैं उन लोगों के कंसर्न्स भी एड्रेस हो जाएंगे। सबसे लास्ट में ये है, अगर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाता है बजाय बैन के तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में ओपन होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टार्टअप्स ओपन होंगे रेवेन्यू जनरेट होगा, जॉब्स जनरेट होंगी और देश की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी। इस प्रकार से हमने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक पुराने आर्टिकल को रिवाइज किया। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की। देखो, बिटकॉइन और दूसरी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में ना बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, यानी कीमतें जो हैं क्रिप्टो करेंसीज की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और हमारे देश में भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसीज में। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2018 के आरबीआई के ऑर्डर को, जो आरबीआई का ऑर्डर था क्रिप्टो करेंसीज के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करने से संबंधित, आरबीआई के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया था, पलट दिया था। शायद इसी वजह से हमारे देश में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसीज में। देखो, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ स्पेकुलेशन पर्पज़ के लिए। स्पेकुलेशन मतलब जैसे देखो मैच पर पैसा लगता है, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, टॉस कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सी टीम कितना रन बनाएगी, इस पर लोग पैसा लगाते हैं। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज पर भी लोग स्पेकुलेशन ऑब्जेक्टिव से पैसा लगा रहे हैं कि क्विक मनी कमाया जा सके। और एक रीज़न देखो ये भी है क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें बढ़ने का, जो फिएट करेंसीज होती है ना, जैसे रुपी है, डॉलर है, इनको तो सरकार मर्जी कितना छाप ले, वो बात अलग है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और भी नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं, लेकिन सरकार की मोनोपोली तो है ना, सरकार चाहे मर्जी कितना रुपए की करेंसी छाप ले, उसी प्रकार से यूएसए की सरकार मर्जी कितना डॉलर छाप ले, लेकिन
जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर दूसरी डिजिटल करेंसीज हैं, इनकी जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है। अब जिसकी सप्लाई लिमिटेड होती है उसकी कीमतें तो बढ़ती हैं। डिमांड एंड सप्लाई का रूल आप लगाइए, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो कीमतें तो बढ़ेंगी ना। लेकिन राइटर ना एक चीज़ पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की ना अपनी कोई रियल वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे आप कोई स्टॉक परचेज करते हो, बॉन्ड परचेज करते हो, इनकी रियल वैल्यू तो है ना। आपने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, आपको लगता है फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी, आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी। अगर नहीं भी मिली तो मतलब कंपनी एग्जिस्ट तो कर रही है ना, रियल वैल्यू तो है ना। उसी प्रकार से गोल्ड है, गोल्ड की रियल वैल्यू है कि गोल्ड का इस्तेमाल लोग करते हैं ज्वेलरी पर्पजेज के लिए, कि गोल्ड की जो कीमत है वो एकदम से जीरो नहीं हो जाएगी, आपको पता है। लेकिन ना क्रिप्टो करेंसीज की अपने आप में कोई रियल वैल्यू या फिर फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। लोग क्रिप्टो करेंसी का करेंगे क्या? गोल्ड का पता है लोग ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, शेयर्स का भी पता है कि कंपनी में हिस्सेदारी है, बॉन्ड्स का भी पता है कि पैसा मिलेगा, ऑयल का भी पता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है व्हीकल्स चलाने के लिए, स्टील का पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा, ये कमोडिटीज़ हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की अपने आप में ना कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि फंडामेंटल वैल्यू तो रुपए की भी नहीं है। जो 500 का नोट है, 1000 का नोट है तो नोट ही ना, करेंगे क्या इसका? अरे यार कैसी बात करते हो आप, इनकी तो फंडामेंटल वैल्यू है ना। एक्सचेंज मनी के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नोट पे लिखा नहीं होता कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। यानी ये जो हमारे रुपए की करेंसी है या फिर दूसरे देशों की करेंसीज हैं, इनके पीछे तो सरकार खड़ी है ना, इनकी एक्सचेंज वैल्यू है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी ना एक्सचेंज वैल्यू है। आप बाजार में जाके देखो, बोलो कि मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है, मैं लेना चाहता हूँ 5 रुपये के गोलगप्पे, कोई नहीं देगा। 5 के तो वैसे भी नहीं आते। मतलब कहने का ये है कि क्रिप्टो करेंसीज की एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको ये लगता है कल को जाके क्रिप्टो करेंसीज की भी एक्सचेंज वैल्यू हो जाएगी, लोग भी सामान बेचने और खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन राइटर कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो रुपए की करेंसी है अभी, अब इसके ऊपर तो सरकार की मोनोपोली है। कब सरकार छाप ले, कब मार्केट से जो एक्स्ट्रा रुपया है उसे विड्रॉ कर ले। इसकी सहायता से सरकार जो अपने बैंक रेट्स है वो भी डिफाइन करती है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। सरकार की मोनोपोली है पूरा रुपए के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी तो प्राइवेट है ना, इसके ऊपर सरकार की मोनोपोली कभी भी नहीं हो सकती। और जब भी सरकार को लगेगा ना कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं अब इनकी एक्सचेंज वैल्यू होती जा रही है, इनको लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कोई चीज़ बेचने और खरीदने के लिए, फिर सरकार एकदम से बैन कर देगी इनको। क्योंकि सरकार की जो मोनोपोली है ना वो खत्म होने लगेगी, और सरकार ये कभी भी नहीं चाहेगी हमारी मोनोपोली खत्म हो। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तब तक है जब तक इनकी एक्सचेंज वैल्यू, मतलब थोड़ा बहुत भी इनको लोग एक्सेप्ट करना, इनको स्टार्ट कर दिया ना लोगों ने सामान बेचने खरीदने के लिए, उसी समय उस देश की सरकार एक्शन में आएगी और इन क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगी। जो छोटे मोटे देशों में क्रिप्टो करेंसीज आई है ना, वो उनकी इकोनॉमी नाम मात्र की है। कोई मेजर कंट्री ने थोड़ी नाम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया है। चाइना ने तो पूरी तरह से बैन ही कर दिया है। चाइना बोलता है कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, इंडिया भी लेके आएगा। तो कहने का मतलब यही है, क्रिप्टो करेंसीज को कोई रियल वैल्यू नहीं है। जो कुछ अभी रेट बढ़ रहे हैं ना क्रिप्टो करेंसीज का, सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए बढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल G20 की मीटिंग से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो काफ़ी समय से तो कोविड चल रहा है, 2 साल हो जाएंगे जल्द ही, और G20 के लीडर्स की ना इन पर्सन मीटिंग नहीं हुई थी। वर्चुअल मीटिंग तो हुई थी लेकिन फिजिकल मीटिंग नहीं हुई थी। अब जाके G20 के लीडर्स की फिजिकल मीटिंग हुई है और काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं, जैसे कोविड-19 की महामारी, क्लाइमेट चेंज का इशू, मेजर टैक्स एग्रीमेंट साइन हुआ है विभिन्न देशों के बीच कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 15% तो होनी ही चाहिए सभी देशों में। इसके अलावा जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। मतलब बहुत सारे इश्यूज़ पर चर्चा हुई। G20 के लीडर्स ने इस बात को माना कि कोविड-19 की महामारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और डेवलपिंग कंट्रीज़ को, गरीब देशों को वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।
देखो WHO ने एक टारगेट रखा है कि 2021 से पहले, ख़त्म होने से पहले 40% जो पॉपुलेशन है ना उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, और मिड 2020 से पहले एटलीस्ट 70% लोगों का वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में हो जाना चाहिए। इसके लिए वैक्सीन की सप्लाई को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है और इसके लिए विभिन्न देशों को आपस में कोऑपरेट करना होगा। क्लाइमेट चेंज की बात करें, देखो क्लाइमेट चेंज से निपटना है ना तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एड तो देनी ही होगी। डेवलप कंट्रीज़ को, मतलब डेवलप कंट्रीज़ के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, उनको पैसा देना होगा, जैसा कि उन्होंने वादा किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। वादा ये था कि 2020 के बाद हर एक साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन की एड देंगे। अभी इस वादे को पूरी तरह से निभाया नहीं जा सका है। इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है नेट जीरो टारगेट अनाउंस करने का, मतलब ऐसी स्टेज अचीव करने का कि जितना कार्बन इंडिया में एमिट हो उतनी ही व्यवस्था हो उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने की। तो नेट जीरो जो कार्बन एमिट हो वो जीरो हो। कई सारे देशों ने अपना अपना टारगेट अनाउंस किया है, जैसे किसी ने 2050 किया है, चाइना ने 2060 किया है। तो इस आर्टिकल में तो नहीं दिया हुआ, सुबह मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2070 का टारगेट रखा है कि 2070 आने से पहले इंडिया भी नेट जीरो स्टेटस को अचीव कर लेगा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, जब देखो कोविड-19 की महामारी आई थी ना तो इकोनॉमिक सिचुएशन विभिन्न देशों की खराब हो गई थी। तो विभिन्न देशों की सरकारों ने ना इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किए, मतलब जनता तक पैसा पहुंचाने के लिए कि जनता के हाथ में पैसा आए और डिमांड क्रिएट हो, इसके लिए स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए थे। तो विभिन्न देश, G20 के विभिन्न देश अब इस बात पे सहमत हुए कि एकदम से वो स्टिमुलस पॉलिसीज़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन अभी भी ख़राब है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जो एनर्जी की सप्लाई है वो भी बाधित हुई है। हमने कोल क्राइसिस का इशू डिस्कस किया था, सप्लाई चेन जो है वो भी डिसरप्ट हुई है। तो इसलिए स्टिमुलस पैकेज को एकदम से बंद नहीं किया जाएगा। और लास्ट में बात की जाती है उस मेजर टैक्स एग्रीमेंट की कि कोई भी कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड हो उसको वहाँ पर कम से कम 15% टैक्स तो देना ही होगा। इससे जो टैक्स की चोरी करती है ना MNCs, जैसे इंडिया में ऑपरेशन चलाए लेकिन रजिस्टर्ड है मॉरिशस में, तो वहाँ उस देश की सरकार को टैक्स देती है, इंडिया को नहीं देती, ये कह के कि हम रजिस्टर तो मॉरिशस में है, जबकि मॉरिशस में टैक्स बिल्कुल नाम मात्र का है। तो ये टैक्स चोरी जो MNCs करती थी उसको रोकने के लिए ये मेजर एग्रीमेंट साइन हुआ है कि 15% टैक्स तो आपको कम से कम देना ही होगा। अभी तक देखो 136 देशों ने हाँ भरी है इस एग्रीमेंट को मानने के लिए। USA में अभी डिवीज़न है, मतलब USA पूरी तरह से सहमत नहीं है कि इस एग्रीमेंट को माना जाए या फिर ना माना जाए। देखो ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। इंडिया जैसे देशों के लिए तो ये एग्रीमेंट और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया जैसे देशों की सरकारों को बेवकूफ़ बनाती हैं ये MNCs और टैक्स नहीं भरती प्रॉपर ढंग से। तो जिन 136 देशों ने इस एग्रीमेंट को माना है ना, वो ग्लोबल GDP में 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अच्छी बात है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2023 से ये जो टैक्स एग्रीमेंट है वो लागू हो जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया G20 से संबंधित। अब लास्ट में एक केस स्टडी। ये केस स्टडी UPSC के द्वारा 2015 में पूछी गई थी। इस केस स्टडी में क्या है, कोई मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उस मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी की R&D लेबोरेटरी में किसी साइंटिस्ट को पता लगता है कि कंपनी की एक जो बेस्ट सेलिंग वेटनरी ड्रग है, वेटनरी ड्रग मतलब पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रग, उस वेटनरी ड्रग में पोटेंशियल है एक इनक्योरेबल, मतलब एक ऐसा डिजीज जिसका अभी तक इलाज नहीं है, वो लीवर से संबंधित है। तो उस वेटनरी ड्रग में पोटेंशियल है एक इनक्यूरेबल लीवर डिजीज का इलाज करने का। और ये जो डिजीज है ना, इनक्यूरेबल लीवर डिजीज, ये ट्राइबल इलाकों में ज्यादा फैलता है। समझ गए? पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली एक ड्रग है, उसके बारे में पता लगता है ये ट्राइबल इलाकों में फैलने वाले एक इनक्यूरेबल लीवर डिजीज का भी इलाज कर सकती है। बट देखो, चूंकि ये ड्रग अभी फिलहाल पशुओं के लिए इस्तेमाल होती है, अगर इसको ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करने वाला बनाना है तो इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन यह भी पता है कि चूंकि ये जो इनक्यूरेबल लीवर डिजीज है जिसका भी कोई इलाज नहीं है, ये ट्राइबल इलाकों में ज़्यादा फैलता है, मतलब गरीब लोगों को ये ज़्यादा होता है, तो 50 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया जाएगा
ह्यूमन बींग्स के इस्तेमाल के लिए, इस दवाई को शेप करने के लिए, तो वो 50 करोड़ का खर्चा रिकवर नहीं हो पाएगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि गरीब लोग तो ज़्यादा महंगी दवाई खरीद नहीं सकते ना। तो ये पूरी सिचुएशन है। अब इस पूरी सिचुएशन में आप इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ हो और आपको पता लगता है कि ऐसा ऐसा ये इनक्यूरेबल लीवर डिजीज़ के लिए दवाई बनाई जा सकती है, ऑलरेडी हमारी जो एक दवाई है उसी पे और ज़्यादा रिसर्च करके, तो आपको इस केस स्टडी में जो एक्शंस आप ले सकते हो उनको आइडेंटिफाई करना है और दूसरे पार्ट में आपके एक्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करना है। तो इस केस स्टडी में आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स लिख देते हैं, तो इससे काफ़ी टाइम चला जाता है, स्पेस भी चला जाता है। फैक्ट्स लिखना मतलब फैक्ट्स तो ये हो गए ना कि यू आर सीईओ, कंपनीज बेस्ट सेलिंग वेटनरी ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर इनक्यूरेबल लीवर डिजीज, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट ये है ह्यूमन वेरिएंट बनाने के लिए 50 करोड़ का खर्चा आएगा। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ये जो दवाई है ना ह्यूमन वेरिएंट है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा ट्राइबल इलाकों में, यानी गरीब लोगों के लिए, तो खर्च की पूर्ति कर पाना मुश्किल होगा। तो ये सारे फैक्ट्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है ना। तो आप इंट्रोडक्शन में एथिकल डायलेमाज, एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज करोगे। आप ऐसा करते हो 30% तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए इस केस में क्या क्या एथिकल डायलेमाज, एथिकल इश्यूज या फिर एथिकल कंसर्न्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस केस स्टडी में कुछ एथिकल डायलेमाज देखो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो जो आपने सोच लिया होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी वर्सेस वेलफेयर ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन ट्राइबल पॉपुलेशन। एक तरफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वर्सेस दूसरी तरफ है जो गरीबी से अफेक्ट कर रहे, गरीबी से सफ़र कर रहे जो लोग हैं उनकी वेलफेयर। दूसरा एथिकल डायलेमा यहाँ पे आता है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि देखो कंपनी अगर ह्यूमन वेरिएंट बनाएगी इस वेटनरी ड्रग का तो ज़्यादा इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो नहीं होगी ना, नुकसान ही होगा। लेकिन वर्सेस सोशल वैल्यू ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, क्योंकि देखो दूसरी तरफ जो लोग हैं बेचारे, इतने सारे ट्राइबल लोग जिनकी जानें चली जाती हैं, उनके साथ एम्पैथी, उनके ऊपर कंपैशन, ये वैल्यू है। समझ गए? तो पहला एथिकल डायलेमा कौन सा है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वेलफेयर ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन ट्राइबल पॉपुलेशन। और दूसरा एथिकल डायलेमा क्या है? इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस सोशल वैल्यूज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। तीसरे नंबर पे एक और भी आप लिख सकते हो, जैसे आप सीईओ हो कंपनी के, तो आपकी भी कंपनी के प्रति एक लॉयल्टी बनती है कि मैं कंपनी का फ़ायदा करवाऊं, वर्सेस आपकी एक कंसाइंस भी होगी, भाई कंपनी का फ़ायदा तो ठीक है लेकिन इतने सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, अगर हम ये ड्रग ह्यूमन वेरिएंट बनाएंगे तो उनकी जानें बच जाएंगी। आपकी अंतरात्मा की तो आवाज़ है ना। तो ये तीसरा एथिकल डायलेमा है, मैं किसकी सुनूं? आप सीईओ हो इस पूरी केस स्टडी में, आपके अंदर एथिकल डायलेमा आएगा मैं किसकी सुनूं? अपनी कंपनी का फ़ायदा देखूं क्योंकि मेरी कंपनी के प्रति लॉयल्टी है, वर्सेस मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूं कि नहीं, गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाना जरूरी है, उनकी जान बचाना जरूरी है। एथिकल इश्यूज आप ये लिख सकते हो जैसे राइट टू हेल्थ, ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सब एथिकल इश्यूज आप इस केस स्टडी की इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आप एक दो और भी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से देखो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अदरवाइज ये बोलना कि सिर्फ आप एथिकल इश्यूज लिख दीजिए, आपको समझ में कैसे आएगा कि एथिकल इश्यूज लिखते कैसे हैं, कैसे सोचना है एथिकल इश्यूज के बारे में। देखो मैं आपको बता देता हूं एथिकल इश्यूज के बारे में सोचना कैसे है। जब भी आपको एथिकल इश्यूज का नहीं पता लग रहा है ना, तो आप ये 3-4 बातें देखिए। क्या इस केस स्टडी में आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे किसी पर्सन को या फिर किसी ग्रुप को नुकसान हो? दूसरा, क्या आपको जो डिसीजन लेना है उसमें आपको एक चॉइस करनी है, एक अच्छी चीज़ या फिर एक बेकार चीज़ में, या फिर 2 अच्छी चीज़ों में या फिर 2 बेकार चीज़ों में आपको चॉइस करनी है, तो वो एथिकल डायलेमा होगा। तीसरी चीज़, क्या केस स्टडी में कुछ ऐसी बात है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ वैसे गैर कानूनी होती है, लॉ के अगेंस्ट होती है या फिर लॉ से अलग जाके होती है, लेकिन मोरली वो ठीक होती है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व है
चौथे नंबर पे, क्या इस सिचुएशन से संबंधित कोई एथिकल अप्रोच इन्वॉल्व है? एथिकल अप्रोच मतलब जैसे जस्टिस अप्रोच, ये आएंगे आगे, जस्टिस अप्रोच। दूसरे नंबर पे यूटिलिटेरियन अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, क्या इस प्रकार की कोई अप्रोच इन्वॉल्व है इस केस स्टडी में? तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो इन 4 पॉइंट्स की सहायता से आप एथिकल डायलेमास और एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो करिए, ये केस स्टडी है आपके सामने, अब आप करिए। केस स्टडी ये है कि आप एक पंचायत के सरपंच हो और आपके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जो कि सरकार के द्वारा रन किया जाता है। उसमें मिड डे मील स्कीम का लाभ दिया जाता है जो बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं। हाल ही में हेडमास्टर ने एक नई कुक को अपॉइंट किया है खाना बनाने के लिए मिड डे मील स्कीम में, लेकिन पता लगता है कि वो कुक जो है वो दलित कम्युनिटी से है। ये पता लगने के बाद ऑलमोस्ट आधे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर देते हैं और ये पेरेंट्स हायर कास्ट के हैं। ये लिखना चाहिए, सो कॉल्ड हायर कास्ट। हायर कास्ट लोअर कास्ट क्या होता है? कम से कम यूपीएससी को तो केस स्टडी में सही लिखना चाहिए ना। उसके बाद ये कहा जाता है केस स्टडी में, ये 2015-16 की है, ये भी केस स्टडी यूपीएससी की। इसके बाद ये कहा जाता है कि अटेंडेंस देखो काफ़ी कम हो गई है जब गांव में ये पता लगा है कुछ पेरेंट्स को कि कुक जो है वो दलित कम्युनिटी से हैं। अब खतरा ये है कि अगर कम बच्चे देखो मिड डे मील स्कीम का लाभ लेंगे इस स्कूल में, तो फिर मिड डे मील स्कीम चलना बंद हो जाएगा उस स्कूल में। अब धीरे धीरे हो सकता है अटेंडेंस कम हो गई है तो टीचर्स भी कम कर दिए जाएं और धीरे धीरे हो सकता है स्कूल भी बंद कर दिया जाए सरकार के द्वारा, ये सोच के कि बच्चे तो आते नहीं हैं। अब आप इस पूरी केस स्टडी में पंचायत के सरपंच हो, आपको कुछ फिजिबल स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है इस कन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए और एक राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। दूसरा पार्ट ये है अलग अलग सोशल सेगमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए जो चेंजेस को एक्सेप्ट करें। तो बताओ इस केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? देखो शुरू में आप 1-2 लाइन वैसे ही लिख दोगे कि हमारे देश में जो हमारे देश के कुछ तबकों में, कुछ एरियाज में कास्टिज्म अभी भी जो व्यक्त है, प्रिवेलेंट है, उससे संबंधित ये केस स्टडी है। बस 1 लाइन ऐसे ही आपने लिख दी और उसके बाद आप एथिकल इश्यूज रिकॉग्नाइज करोगे। अब देखो इस प्रकार की केस स्टडीज में डायलेमा तो हो ही नहीं सकता, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है ये। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वुमेन से रिलेटेड इश्यूज हो या फिर डिप्रेस्ड सेक्शन से संबंधित इशू हो, तो उसमें आप एक बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। उसमें सीधा सीधा आपको स्टैंड लेना होगा। तो जहाँ पर आपको सीधा सीधा स्टैंड लेना होता है ना, वहाँ पे एथिकल डायलेमा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके पास कोई एथिकल डायलेमा नहीं है, यहाँ पे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अब एथिकल इश्यूज क्या हैं? अब जैसा मैंने आपको बताया, एथिकल इश्यूज आपको रिकॉग्नाइज करने हो तो आप ये देखिए क्या इस पूरी सिचुएशन में किसी ग्रुप को या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी हाँ, किसको हो रहा है? बच्चों को। बच्चों का राइट टू एजुकेशन वाला जो अधिकार है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा है इस कास्टिज्म की वजह से। और कौन कौन से एथिकल इश्यूज आप रिकॉग्नाइज करोगे? इफेक्ट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये तो हो ही गया। किस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो ग्राउंड पे चलते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है, ये भी एक एथिकल इशू है। इसके अलावा कैसे स्कूल का इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए पोटेंशियल इंस्टीट्यूशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। कहते हैं ना कि बच्चों को अगर सिखाओ तो देखो उसका फ़र्क पेरेंट्स पर भी पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट एथिकल इशू ये भी है कैसे समाज में व्याप्त जो एविल्स हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम इस केस में, वो डेवलपमेंट को रोक रही हैं। ये भी एक एथिकल इशू है। तो इंट्रोडक्शन में इन सब एथिकल इश्यूज के बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल है, जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर आपका ज़बरदस्त हो जाएगा ये पार्ट। देखो ये तीसरा जो एग्जांपल है ये तेज़ बहादुर के केस से संबंधित है। तेज़ बहादुर आपको याद होगा एक बीएसएफ के जवान थे जिन्होंने शिकायत की थी कि हमारी जो बटालियन में है खाना काफ़ी ख़राब क्वालिटी का मिल रहा है। अब सपोज कीजिए आप उसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हो, आपका नाम है अमित कुमार। आपकी जो बटालियन है वो देखो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी रिमोट एरिया में फ़िलहाल पोस्टेड है
बॉर्डर एरिया में जहाँ पे दुश्मन देश से खतरा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इसके बाद आपकी बटालियन का एक जवान जो है वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर देता है जिसमें कुछ तस्वीरें होती हैं कि खाना काफ़ी ख़राब क्वालिटी का हमें दिया जाता है, और काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स भी इस न्यूज़ को कवर करते हैं। काफ़ी सेक्शंस में गुस्सा है कि आखिरकार ऐसा आर्मी के द्वारा क्यों किया जाता है। आर्मी मान लीजिए या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, BSF CRPF, तो खाने में ना सिर्फ खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है बल्कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो सोल्जर्स की होती हैं वो भी नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अब प्रेशर है अमित के ऊपर, क्योंकि अमित जो है वो अपनी बटालियन के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इनिशियल इंक्वायरी देखो ये सजेस्ट करती है कि हाँ, खाने की क्वालिटी तो वास्तव में बेकार है, क्योंकि जो कंप्लेंट, जो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म था बटालियन में वो सही नहीं था, और सोल्जर्स ने पहले भी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी, लेकिन वो कंप्लेंट्स अमित तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि अमित जो है कमांडिंग ऑफिसर है। अगर अमित तक पहुंचती तो अमित एक्शन लेता, लेकिन अमित तक ये सारी कंप्लेंट्स पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि कम्युनिकेशन सेटअप जो था वो अच्छा नहीं था। सोल्जर्स की बातें कमांडिंग ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच पाई। तो आपको इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है और एक्सप्लेन करना है। इस प्रकार के इंसिडेंट्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और दूसरा पार्ट, अमित को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए। तो इस केस स्टडी में आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? वही बात देखो, शुरू में आप एक दो लाइन वैसे ही लिख दोगे कि आर्मी या फिर दूसरी जो सिक्योरिटी फोर्स है जिसकी भी बात की गई है उसके बारे में तारीफ करते हुए एक दो बात आप लिख दोगे। फॉर एग्जांपल आर्मी है तो आर्मी पर्सनल जो है वो बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं, और उनकी जो वेलबींग है वो डायरेक्टली देश की सिक्योरिटी से संबंधित है। उसके बाद आप एथिकल इश्यूज और एथिकल डायलेमास या फिर एथिकल कंसर्न्स इन सब के बारे में बताओगे। अब देखो, पहला जो एथिकल कंसर्न है वो तो यही है ना, ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी ऑन द पार्ट ऑफ सोल्जर। अब जिस सोल्जर ने ये वीडियो वायरल की, एक तरफ तो देखो उसने सच कहा क्योंकि बाकी सोल्जर्स भी परेशान थे, एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लॉयल्टी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब लॉयल्टी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता तो देखो वो ये बातें बाहर नहीं लेके आता, क्योंकि बटालियन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई जब ये वीडियो वायरल हो गई। आर्मी की भी बेइज्जती हुई कि आर्मी में ऐसा खाना दिया जाता है। तो ये पहला एथिकल इशू है। दूसरा, आर्मी डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द सोल्जर। अब एक तरफ देखो आर्मी का अपना एक डिसिप्लिन होता है, हायरार्की होती है, इस प्रकार से सीधा मीडिया में कोई नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सोल्जर्स के प्रति एम्पैथी, कंपैशन कि बेचारों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा था इसलिए उसने वीडियो वायरल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में एक एथिकल डायलेमा है, किसको तवज्जो दी जाए? क्या आर्मी के डिसिप्लिन को तवज्जो दी जाए कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा? और डिसिप्लिन आपको पता है आर्मी समेत दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब देखो युद्ध की सिचुएशन में तो जो आपके कमांडिंग ऑफिसर है उनके इशारे पर जो सोल्जर्स हैं वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है इन सिक्योरिटी एजेंसीज में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, खास करके आर्मी में, CRPF में, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो उस सोल्जर ने डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ सोल्जर्स के प्रति कंपैशन की उनको खाना ठीक नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट एथिकल इशू है सोवरेनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, क्योंकि आर्मी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की। अगर उनको ही खाना ठीक नहीं मिलेगा, उनकी वेलफेयर ठीक से नहीं होती है, तो वो कैसे देश की वेलफेयर, देश की सोवरेनिटी की सुरक्षा करेंगे? नेक्स्ट है राइट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ विच इंक्लूड राइट्स टू हेल्थ एंड राइट टू फूड। ये राइट तो सबको होता है, तो आर्मी के सोल्जर्स को भी है, तो उनके इस राइट के बारे में आप लिखोगे राइट टू फूड एंड राइट टू हेल्थ। इसके अलावा जस्टिस टू द सोल्जर के बारे में आप लिख सकते हो, या फिर वर्क कल्चर इन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक एथिकल इशू है जो आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में इन सब एथिकल इश्यूज के बारे में आप लिखिए। देखो, जब ये आप इंट्रोडक्शन में एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स के बारे में लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि इस लड़के ने, लड़की ने, कैंडिडेट ने सारी की सारी जो केस स्टडी है वो ठीक से समझ ली है, और समझने के बाद ही वो ये एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स लिख पाया है। बिना केस स्टडी को समझे कोई एथिकल इश्यूज या फिर एथिकल कंसर्न्स नहीं लिख पाता ना। तो एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कैंडिडेट ने सारा कुछ समझ लिया है, और आपको आगे एक्सप्लेन ही करना है।
एक बार आपने एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स ठीक से रिकॉग्नाइज कर लिए तो आप वेरियस डायमेंशंस बॉडी पार्ट में अच्छे से ऐड कर पाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। आगे तो आपको सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद लास्ट बात देखो, इंट्रोडक्शन से संबंधित आपका इंट्रोडक्शन लिखने का जो स्टाइल है वो अलग अलग हो सकता है। अगर एथिकल इश्यूज आपको ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने का स्कोप रहता है। अगर आप अच्छे से एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाए हो तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि ये हमने 4-5 जो एथिकल इश्यूज हैं या फिर डायलेमास जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए हैं। टेबुलर फॉर्म का आप सहारा ले सकते हो। जैसे ऐसे आप टेबल बना सकते हो, एथिकल इश्यूज एंड एथिकल कंसर्न्स, और उनमें आप ये सारे लिख सकते हो। जैसे अमित की केस स्टडी में आपने ये सब रिकॉग्नाइज किए। ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी ऑन द पार्ट ऑफ सोल्जर। दूसरे नंबर पे आर्मी डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी एंड कंपैशन। तीसरे नंबर पे देश की सोवरेनिटी, देश की प्रोटेक्शन। चौथे नंबर पे राइट टू हेल्थ। ये सारे आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। साइड में आप एम भी लिख सकते हो कि एम क्या है। एम इस पूरे केस स्टडी में है कि आर्मी की इमेज को रीस्टोर करना जो ख़राब हुई है मीडिया में, वो इमेजेस वायरल होने की वजह से। और इसके अलावा आर्मी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी तो वायलेट हुआ है ना, क्योंकि उस सोल्जर ने सीधा इमेजेस वायरल कर दी, यानी डिसिप्लिन को तोड़ा है। तो उस कोड ऑफ कंडक्ट को लेके भी एक डेटरेंस पैदा करना, ताकि ऐसा ना हो कि आगे जाके और भी सोल्जर्स सीधा सीधा अपनी प्रॉब्लम्स को वीडियो के माध्यम से वायरल करना स्टार्ट हो जाएं। ये एम है। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। लिखना चाहो तो आप स्टेक होल्डर्स भी ऐसे लिख सकते हो अलग से। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरी केस स्टडी में? नेशन है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। दूसरे नंबर पे आर्मी है। तीसरे नंबर पे अमित कुमार है जो कि इस बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर है। उसके बाद आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो सोल्जर है जिसने वीडियो वायरल की। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और फैक्ट्स तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं तो मैं तो फैक्ट्स भी लिखूंगा, तो वो फैक्ट्स भी लिख सकता है। जैसे इस केस स्टडी में फैक्ट्स हैं, खाने की क्वालिटी ख़राब है, मतलब करप्शन हुआ है। इसके अलावा ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म ख़राब हो गया था, और सिटीजन्स में आर्मी के प्रति परसेप्शन का मामला है। ये सारे फैक्ट्स आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने केस स्टडी में इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए ये पार्ट कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। तो फिलहाल हम डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं, और बाद में हम कहीं डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी में जो बॉडी पार्ट है वो कैसे होना चाहिए। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।